हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि बिहारी लाल के दोहे को पढ़ रहे हैं। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रसिद्धि का आधार है सतसई। सतसई में 713 दोहे का संग्रह है। सतसई के दोहे के बारे में कहा जाता है कि इनके दोहे जो है रस से पूर्ण हैं, अपार भाव राशि को अपने में समेटे हुए हैं, इनमें अर्थ गांभीर्य छिपा हुआ है और इसीलिए इनके दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। और कवि बिहारी के जो दोहे हैं वे पाठक के हृदय में अमिट छाप छोड़ते हैं। इसलिए इनके दोहे के लिए कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो चलिए आज मैं ऐसे ही एक दोहे को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और इसकी मैं आज व्याख्या करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस दोहा को पढ़कर सुनाती हूँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही में ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो अब इसके कठिन शब्द के अर्थ को देख लें। कठिन शब्दों के अर्थ, पराग यानी पुष्परज, परागकण, मधुर यानी मीठा, मधु यानी शहद, मकरंद, काल माने समय, अली का अर्थ है भौरा, बिंध्यो का अर्थ है आसक्त होना, डूबना, हवाल का अर्थ है हाल। तो अब चलिए मैं इस दोहे का प्रसंग आप लोगों को समझाती हूँ। तो इस दोहा का प्रसंग यही है कि राजा जयसिंह के दरबार में कवि बिहारी राजकवि थे। तो जब एक बार दरबार में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी पर इतने आसक्त हैं कि उन्होंने राजकार्य करना छोड़ दिया है। तो उन्होंने राजा जयसिंह को समझाने के लिए एक दोहा कागज में लिखकर उनके पास भेजा, जिसे पढ़कर राजा जयसिंह को समझ में आ गया कि कवि बिहारी क्या कहना चाहते हैं और राजा जयसिंह ने पुनः राज्यकार्य में ध्यान देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं कि नायक नायिका पर आसक्त है और नायक को समझाते हुए कोई कहता है, तो क्या कह रहा है देखिए। तो यहाँ पर कवि बिहारी ने भौरा और कली को आधार बनाया है और सारी बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो क्या है देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। तो पराग और मधुर मधु किस में होते? फूल में होते हैं। तो फूल के लिए कहा जा रहा है कि नहीं पराग, कि अभी फूल में पराग कण नहीं आए हैं, पुष्परज नहीं आए हैं। तो फूल में पराग कण नहीं आए हैं मतलब क्या? फूल विकसित नहीं हुआ है अभी तक, फूल का रूप जो है अभी अविकसित है, यानी वो कली के रूप में है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी अभी तक न परागकण आए हैं और ना ही उसमें मीठा मकरंद आया है या मधु आया है। मधु अर्थात शहद। आप लोग सभी जानते हैं कि फूलों पर भौरा मंडराते हैं और भौरा क्या करते हैं? उसी मधु को पीने के लिए ही फूल पर मंडराते हैं। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि भौरा फूल पर क्यों मंडराते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया, भौरा फूल का मकरंद पीने के लिए उस पर मंडराते हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या करे? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी अभी तक ना उसमें परागकण आया है, ना ही उसमें मीठा शहद है। नहीं विकास यही काल, और ना ही अभी तक उसका विकास हुआ है और ना ही वे समय है। अली कली में ही विध्यो, आगे कौन हवाल। अब कवि कहते हैं कि अली यानी भौरा, कवि कहते हैं कि भौरा जो है वह कली में ही विध्यो माने आसक्त हो गया है, डूब गया है, अभी से उसी में तल्लीन हो गया है, आगे कौन हवाल। तो अब उसकी स्थिति आगे क्या होगी? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भौरा कली में ही अपने आप को आसक्त कर दे तो जब वह कली फूल बनकर खिलेगी तब भौरे की हालत क्या होगी। तो यहाँ पर कवि ने राजा जयसिंह को समझाना चाहा है कि राजा जयसिंह ने जो विवाह किया है, उसकी जो नवविवाहिता पत्नी है, उसके प्रेम में वो इतने डूब गए हैं। तो जब उस रानी का यौवन विकसित होगा तब राजा की स्थिति क्या होगी। यानी अभी से ही राजा ने राजकार्य को छोड़ दिया है, तो जब रानी का यौवन विकसित होगा तब राजा क्या करेंगे? राजा की हालत कैसी हो जाएगी? दयनीय हो जाएगी।
यह कवि बिहारी का कहना है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि कवि बिहारी लाल ने राजा जयसिंह को समझाने के लिए भौरा और कली का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और वह भौरा से कहते हैं कि हे भौरा, अभी तो ये कली है, यानी कली पर तुम इतने आसक्त हो गए हो, ये तो अभी फूल बना भी नहीं है, यानी उस कली में ना ही परागकण है, ना ही मीठा मधु यानी मकरंद है, लेकिन तुम अभी से इसी पर आसक्त हो गए हो। तो जब ये कली फूल बनेगी तब तुम्हारी स्थिति कैसी होगी। ठीक यही बात राजा जयसिंह के लिए भी है कि राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी में इतने आसक्त हो गए हैं कि उन्हें राजकार्य का ध्यान नहीं है। तो कवि बिहारी लाल ने उन्हें समझाने के लिए यह बात कही है कि अभी नवविवाहिता पत्नी का यौवन जबकि विकसित नहीं हुआ है, तब यदि राजा का यह हाल हो सकता है, तो जब रानी का यौवन विकसित होगा तब राजा की स्थिति कैसी होगी। तो यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या, अन्योक्ति अलंकार का एक सुंदर उदाहरण कवि बिहारी लाल ने प्रस्तुत किया है। तो अब चलिए मैं विशेष लिखवा दूँ। देखिए, पहला, कवि बिहारी ने अपने सत्सई में श्रृंगार भक्ति और नीति संबंधी दोहे को लिखा है। उनका यह दोहा श्रृंगार रस से संबंधित दोहा है, फिर भी कवि ने अपनी शिक्षा या ज्ञान इस दोहे के माध्यम से राजा जयसिंह को दिया। दूसरा, कवि बिहारी अत्यंत ही सहज रूप में अली और कली के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाने में सफल हुए कि राजा जयसिंह ने राज्यकार्य में ध्यान देना शुरू किया। तीसरा, यह एक दोहा छंद है। इसके 4 चरण में से प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण के अंत में होता है। चौथा है, देखिए, प्रस्तुत दोहा में अन्योक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तो क्या है अन्योक्ति अलंकार? जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कवि ने भौरा और कली का आधार लेकर राजा जयसिंह और उनकी नवविवाहिता पत्नी यानी रानी के संदर्भ में यह बात कहा है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। 5वां क्या है? काव्य भाषा मधुर ब्रजभाषा है। और छठा है, कम शब्दों में अधिक व सार गर्भित अर्थ के कथन से यह प्रमाणित होता है कि यह दोहा गागर में सागर की उक्ति को साबित करते हैं। तो ये है विशेष। तो आप इस विशेष को अच्छी तरह से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी दोहे का व्याख्या करेंगे तो विशेष को अनिवार्य रूप से लिखने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इस दोहे का अर्थ मैंने जिस तरह से समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।